अब हम लोग देखेंगे उनके वर्क में टू अ स्काईलार्क। ये हम लोगों ने नहीं देखा ना, क्यों देखा था क्या? टू अ स्काईलार्क को तो नहीं देखा था। नो एडोनिस और टू द नहीं मैम, नहीं देखा अभी। चलिए देखते हैं ये क्या है। टू अ स्काईलार्क आता कब है? 1820 में आता है। ठीक है, स्काईलार्क बिकम्स अ मेटाफर फॉर अ पोएटिक इंस्पिरेशन इन प्योर जॉय अनटच्ड बाय द सफरिंग ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। जैसे जो मानव के अंदर जितनी दर्द है, पीड़ा है, इससे एकदम परे उन्होंने स्काईलार्क को शो कराया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनका जो थीम है क्या है। द कंट्रास्ट बिटवीन द स्काईलार्क्स अनट्रबल्ड एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन सारो। मतलब ये समझिए कि वो क्या है, स्काईलार्क क्या है, अनट्रबल्ड है, और जो ह्यूमन है वो सारों से भरा हुआ है। उनके बीच में जो कंट्रास्ट दिखाया गया है इस पोम में, वो इसका जो सेंट्रल थीम है। Shelley admires the bird's unpremeditated art। इसको ध्यान रखिएगा, शैली को यहाँ पे शैली ने यहाँ पे जो स्काईलार्क है उसको किस तरीके से दिखाया है, अनप्रीमिडिएटेड आर्ट के रूप में दिखाया है। एंड इंस्पायर्ड टू कैप्चर सच स्पॉन्टेनिटी इन हिज ओन पोएट्री। पूरा एकदम शांति की तरह से यहाँ पर स्काईलार्क को दिखाया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इमेजरी शेल यूज अ विविड नेचुरल इमेजरी को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, सेलिब्रेट करते हैं स्काईलार्क के रूप में। ठीक है ना, एथेरियल ब्यूटी भी दिखाया है एंड कंट्रास्टेड विद द मंथन स्ट्रगल्स। मंडन मतलब जो सांसारिक भौतिकतावाद, जो संघर्ष होता है, जो मनुष्य को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है, उस चीज को यहाँ पे उन्होंने डिपिक्ट किया है। एग्जाम में देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड क्या है। फोकस ऑन शैली पोर्ट्रेट ऑफ नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उन्होंने नेचर को किस तरीके से दिखाया है, इंस्पिरेशन के रूप में। एंड कंट्रास्टेड, और क्या इसमें विरोधाभास दिखाया गया है, विरोधाभास दिखाया गया है विथ हिज डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जो मानव का दर्द है और जो यहाँ पे एकदम शांत और बोलते हैं ना कि दूर दूर तक कोई भी दर्द नहीं, कोई भी पीड़ा नहीं, उसके बीच एक कंट्रास्ट उन्होंने दिखाया है। आगे देखते हैं एडोनिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बात तो पूछा जाता है इसका जॉनरा क्या है, इसका जॉनरा क्या है, जी बताएं, ये क्या है? एक प्रकार से एलेगी हाँ, एलेजी में भी कौन सी एलेजी है, पैस्टोरल एलेजी। पास्टोरल यस मैम। जो कीट के लिए किसके लिखी गई है, ऊपर? हाँ जी, कीट की डेथ पर लिखी गई थी। हाँ बहुत अच्छे। और ये आता कब है? 1821 में आता है, तो ध्यान 21 रखिएगा में लिखना जरा। 1821 को आता है। बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं। एडोनिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ शेलीज ग्रेटेस्ट वर्क के रूप में देखा जाता है, ब्लेंडिंग पर्सनल ग्रीफ विद फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन मॉर्टैलिटी एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिखाया है ना, अमरता का भी वहां पे डिपिक्शन दिया है, और उसके बाद फिर जो नस्वरता है उसको भी इन्होंने दिखाया है। इसका थीम देख लेते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ, जीवन सच में क्षणभंगुर है, वो क्षणिक है, कब किसकी जिंदगी का लास्ट सूरज हो कोई नहीं जानता है। एंड द एंड्यूरिंग पावर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन को बहुत ही ज्यादा उन्होंने ताकतवर दिखाया है। शेली मॉन्स कीट्स बट आल्सो सजेस्ट दैट अर्थ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन एन एंड। उन्होंने ये बताया है कि किसी चीज का अंत नहीं होता बल्कि बदलाव होता है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, गीता में कहा जाता है कि जो ये आत्मा है वो अजर अमर है। जैसे मनुष्य अपने कपड़े का त्याग करता है, नए कपड़े को धारण करता है, वैसे ही आत्मा होती है, एक शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है। Yes, with art surviving as a means of transcendence। स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो मॉडल है क्लासिकल पैस्टोरल है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। एडोनिस कंबाइंस ट्रांसलेशन लेमेंटेशन विद शैलीज ओन यूनिक रोमांटिक आइडियल्स। एग्जाम पॉइंट में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या डिस्कशन किया है, एक फिलोसफिकल आइडिया को उन्होंने दिखाया है डेथ और इमोर्टलिटी के बीच में ना, हाउ एडोनिस फिट विद इन द ट्रेडिशन ऑफ द एलेजी। यस, अब हम लोग देखते हैं इनका वर्ड्स ड्रामा। बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ये, प्रोमिथस अनबाउंड, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार से लिरिकल ड्रामा है। ठीक है, री इमेजिन्स द ग्रीक मिथ ऑफ प्रोमिथस। प्रोमिथस से रिलेटेड एक कहानी है जो यूनानी मिथक, या यू कैन से दैट ये एक प्रकार से इमेजिनरी कैरेक्टर दिखाया गया है। उन्होंने दिखाया है कि जो ये प्रोमिथस रहते हैं, ये मानव के भले के लिए ईश्वर से भी लड़ जाते हैं।
ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है, एक टर्म इनके लिए यूज किया जाता है प्रोमेथस के लिए, चैंपियन ऑफ मैनकाइंड। याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ मैनकाइंड। ये किसके लिए यूज किया गया है टर्म? प्रोमेथस के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मानव जो है शिक्षित हो, स्वतंत्र हो। हालांकि ये सारी चीजें शेली चाहते थे, वो उन्होंने अपने करेक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो प्रोमेथस होता है वो भी यही चाहता है कि जो मानव है वो कैसा हो, ज्ञानी हो, स्वतंत्र हो। ठीक है ना, इस आधार पे जो प्रोमेथस होता है वो ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे देता है, मतलब वो चर्च पे टारगेट कर रहे हैं। ओके, यस, थीम देख लेते हैं। द प्ले रिफ्लेक्ट्स शेलीज आइडियल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, फ्रीडम, मानव का विकास, स्वतंत्रता, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टायरनी, जो भी अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध जाकर के लड़ना, खड़े हो जाना। इट पोर्ट्रेट्स प्रोमेथस एज अ सिंबल ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट एंड ह्यूमन पोटेंशियल के रूप में यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। प्रोमेथस के रूप में सारी चीज इन्होंने डेपिक्ट किया है। स्ट्रक्चर देखते हैं, रिटेन इन अ 4 एक्ट, 4 एक्ट में लिखा गया है। It employs rich symbolism, complex metaphor, and lyrical language to explore political and philosophical theme. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या दिखाया है, ये 4 एक्ट में आता है और इसमें बहुत ज्यादा सिंबोलिज्म, कॉम्प्लेक्स मेटाफर का प्रयोग करते हुए, मतलब जटिल उपमाओं का प्रयोग करते हुए और लिरिकल लैंग्वेज को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए राजनीतिक और दार्शनिक विषयों को इन्होंने क्या किया है, एक प्रकार से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एग्जाम टिप में देख लेते हैं, कंसीडर करते हैं शेली यूज ऑफ द प्रोमेथस मिथ टू एक्सप्लोर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लिबरेशन इन द परस्यू ऑफ नॉलेज। जैसा कि अभी हमने बताया कि मानव की मुक्ति और ज्ञान की खोज के विचारों को प्रकट करना इनका उद्देश्य रहा है। किसका? शेली। ठीक है, सेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सेंसी आता कब है? 1819 में। याद रखिएगा, ओके, सेंसी जो है अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। जो सेंसी है ये एक प्रकार से ट्रेजेडी है लेकिन ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, सेंसी एक फैमिली है जहाँ पे चीजों को बोलते हैं ना, परंपरागत चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है, उनकी टारनी दिखाई गया है, इंसेंट दिखाया गया, रिवेंज दिखाया गया, सारी चीजों का यहाँ पे भरमार देखने को मिला। देखिए क्या करता है, इटली की एक फैमिली होती है, वहां का यहाँ पे सच्ची कहानी पे बेस्ड है, एक प्रकार से ट्रेजेडी है। ये डील करता है विद द थीम्स ऑफ इंसेंट, व्यभिचार होता है, रिवेंज, बदला, टारनी, जो एक प्रकार से समझिए कि मतलब क्रूरता, बर्बरता, इन सब चीजों को यहाँ पर अत्याचार दिखाया गया है। थीम देखते हैं, द प्ले एक्सप्लोर्स इश्यूज ऑफ पावर एंड मोरालिटी, क्वेश्चनिंग द जस्टिस ऑफ द बोथ डिवाइन एंड ह्यूमन अथॉरिटी। मानव और ईश्वर के जो पावर है, सत्ता है, उनके ऊपर इनका एक सवाल उठ जाता है, सवाल उठाते हैं। ठीक है, it presents a critique of authoritarianism through the depiction of cold Count Sensi's abuse of power। ठीक है, उस पे उनका क्या होता है, एक प्रकार से ये क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि सत्ता का यहाँ पे पूरा उन्होंने, जो सेंसी फैमिली होती है, काउंट जो सेंसी होती है, उनके द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग है वो यहाँ पर दिखाते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें एनालाइज करते हैं जो शैली है, रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज, वो इस सारे वर्ग के माध्यम से उस समाज में फैली हुई अराजकता, जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, उन सब चीजों को वहां पे उन्होंने डेपिक्ट किया अपने वर्क में। शैली के देखते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी एंड इन्फ्लुएंस। क्या होता है? रेडिकलिज्म एंड एथीज्म देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में उनका क्या होता है, बहुत ज्यादा रेडिकल होते हैं, जिसकी वजह से इनका एक वर्क आता है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, जिसकी वजह से इनको क्या करते हैं, निष्कासित भी कर दिया जाता है। ठीक है, यह आता कब है, फटाफट बता दीजिए। यस, 1811, बहुत अच्छे, इसको ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इनको निष्कासित किया जाता है। और इसी टाइम पे क्या करते हैं, एक और काम होता है इनके द्वारा, क्या करते हैं, शादी भी कर लेते हैं। क्यों? शादी। हाँ जी, याद रखिएगा, 1811 से जुड़ी 2 घटनाओं का जिक्र। यस, देखते हैं कौन कौन से होता है रेडिकल और एथीज्म से रिलेटेड इनके वर्क। द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म एंड क्वीन मैप रिवील हिज रिजेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन
एंड हिज एडवोकेसी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। वो सामाजिक और जो राजनीतिक सुधार की वो क्या करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, उसके पक्षधर होते हैं, और जो समाज में बनी बनाई चीजें होती है, जो धार्मिक चीजें होती हैं, उसके खिलाफ होते हैं, उसको समर्थन नहीं देते हैं। His ideas on free love, atheism, and republicanism were considered highly controversial in conservative England. ठीक है, यस, मतलब उसमें जो नास्तिकता उन्होंने दिखाया है, मतलब उन्होंने दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला स्वतंत्र होना चाहिए, मानो अपने विचारों से स्वतंत्र हो, उनके ऊपर कोई चीज अपोज नहीं करना चाहिए, उसने ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अपने अपने तरीके से चीजों को समझने के लिए फ्री रखना चाहिए। पॉलिटिकल राइटिंग अगर देखें तो पॉलिटिकल राइटिंग में क्या है, जो उनका एक पैम्पलेट आता है, शैली का पैम्पलेट आता है, कौन सा होता है, फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म एंड द मास्क ऑफ एनार्की। इसमें ये पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं उसको वहां पे उन्होंने रेज किया है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे चीजों को ऑप्रेस किया जाता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज में सुधार की जरूरत है। द मास्क ऑफ एनार्की में शैली कंडेम करते हैं गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स टू द पीटरलू मैस्कर। उस समय पे पीटरलू का एक नरसंहार हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, बहुत ज्यादा उसकी आलोचना किया था शैली साहब ने। कॉल फॉर पीसफुल रेजिस्टेंस, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने चीजों को किया था, ऐसा नहीं कि तोड़फोड़, बोलते हैं ना नंदा जी आगे बढ़ो हम आपके साथ है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने अपने राइटिंग के माध्यम से ही चीजों को मतलब यहाँ पे कोशिश किया था। आगे देखते हैं लेगेसी में। दो शैली वॉज नॉट वाइडली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बहुत ज्यादा इनके जीवन काल में इनको बड़ी सराहना नहीं मिली। हिज वर्क्स बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन द लेटर। आगे चल के बोलते हैं ना, कोई भी काम अगर शिद्दत से करिए, प्रेजेंट में लोगों को भले ना समझ में आए, लेकिन आने वाले समय में लोग को समझ में जरूर आता है। चाहे किसी का भी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, उस समय पे जहाँ पे लोगों को बड़ी आलोचना होती थी, आज उन्हीं की पूजा की जा रही है। ठीक है, तो देखिए शैली को उस समय पे तो बहुत ज्यादा इनको नहीं प्रेजिंग मिलती है, लेकिन 19 और 20 सेंचुरी में इनके बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग इनकी तारीफ की, जिसमें से कार्ल मार्क्स हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनको बहुत ज्यादा तारीफ मिली। इनके जो सोच थी, इनकी जो विचारधारा थी लिबर्टी का, जस्टिस का, बोलते थे कि नहीं ये इस चीज को सच में फॉलो करना चाहिए, सच में इस समाज में अगर सच में मानवता को जिंदा रखना है तो इन सब चीजों को केयर करना पड़ेगा। की थीम इन शैलीज पोएट्री में अगर देखें, नेचर एंड पावर। शैलीज पोएट्री फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ नेचर एज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। बोलते हैं जो नेचर होता है उसके पास बड़ी ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर उसका मतलब उसके पास डिस्ट्रक्टिव पावर भी है, विनाशकारी क्षमता है, और यहाँ पे क्रिएटिव फोर्स भी है, इनके पास रचनात्मक शक्ति भी है। दोनों तरीके से ये दिखाते हैं नेचर को, ऐसा नहीं कि उसके एक ही पक्ष को दिखाते हैं। यस, जिसमें उन्होंने टू द वेस्ट विंड में चीजों को दिखाया है, मोंट ब्लांच में दिखाया है। ठीक है, यस, फ्रीडम एंड रिबेलियन देखते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, विद्रोह की बात करते हैं। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो विद्रोह तो अपने आप करना पड़ेगा। सेंट्रल टू शैलीज वर्क इज प्रो ऑक्यूपेशन विद द फ्रीडम बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल। दोनों तरीके से स्वतंत्रता होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से। His characters often rebel against oppressive forces, whether they by tyrannical rules ना, जैसा कि हमने बताया प्रोमिथस अनबाउंड में भी प्रोमिथस का जैसे कैरेक्टर दिखाया गया था। सोसिटल अगर देखा जाए तो क्वीन मैब में देखने को मिलता है ना, इस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को डिपिक्ट करके अपने भावनाओं का, अपने उद्गार को वहां पे प्रस्तुत किया है। पावर ऑफ आर्ट, कला की जो ताकत होती है, क्या है यहाँ पे देखते हैं, शैली बिलीव्ड डीपली इन द इंड्यूरिंग पावर ऑफ पोएट्री। बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं कि कला होती है वो ऑलवेज, मतलब बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम चीजें को स्थायी करके वो चीज आपको हर समय प्रेरित करती रहती है ना। एंड आर टू शेप ह्यूमन कंसाइसनेस एंड इंस्पायर चेंज। और ये जो कला होती है ऑलवेज आपको बदलाव की तरफ और मानव की चेतना को आकार देने का काम करती है और प्रेरित करती रहती है कि आप अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो, इस चीज के लिए आपको प्रेरित करती है। दिस आइडिया इज द मोस्ट फेमसली आर्टिकुलेटेड डिफेंस ऑफ पोइट्री में इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिपेक्ट करने की कोशिश की है, वेयर ही क्लेम्स दैट
पोएट्स आर द एक्नोलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर एज इट इज पूछ लिया जाए कि ये लाइन किसने लिखी है, तो याद रखिएगा पीवी शैली ने कहा है कि जो कवि होता है संसार के अघोषित विधि निर्माता होता है। मतलब एक प्रकार से यही एक जज होता है जो चीजों को हर तरीके से देख करके मतलब बातों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो कवि को उन्होंने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दे दिया है समाज में, कि जो घोषित तो नहीं है, अघोषित है। एक्नोलेज लेजिस्लेचर माना है, किसने माना है? शैली ने माना है। इम्पैक्ट ऑन लेटर राइटर्स एंड द थिंकर, क्या फर्क पड़ता है इनको देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिसिज्म, शैलीज यूज ऑफ इमेजिनेटिव emotive language, and he is the focus of the individual's relationship to nature in society, contributed to the development of romanticism as a literary movement। चीजों में जो मतलब जो ये रोमांटिसिज्म था, इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उनके कार्यों में। व्यक्ति, प्रकृति और समाज के बीच में जो संबंधों का ध्यान अगर रखने वाली बात आई, तो वो रोमांटिसिज्म की देन है। मॉडर्न क्रिटिकल रिसेप्शंस, जिसे बोल सकते हैं आप कि जो आधुनिक आलोचनात्मक मूल्यांकन है शैली के कार्यों में, बहुत ज्यादा इस तरह पे देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा सराहा जाने लगा। कब? 20th सेंचुरी, जैसा कि हमने बताया कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी ने इनकी भी बहुत सराहना की है। ही हैज बीन इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज आइडियाज and the lyricism of his poetry. His work are now studied for their sophisticated engagement with philosophical, political and social themes। मतलब उनके जो दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक विचारों में भी इनकी चीजों को व्यक्त किया जाने लगा और उनकी चर्चाएं होने लगी। कुछ एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स जो हैं देख लेते हैं, हालांकि ये आप लोग को मिलेगा तो उसमें भी देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर उनके बारे में आप लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने यूज किया है, अगर इस ऐसे स्ट्रक्चर से हैं। ये है कॉम्परेटिव एनालिसिस में देख लेते हैं, एक प्रकार से तुलनात्मक जो विश्लेषण है। वी प्रिपेयर टू कंपेयर शैलीज वर्क विद दोज ऑफ अदर रोमांटिक पोएट्स, particularly his contemporaries like Byron, Keats, to illustrate similarities and difference in their ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। उन्होंने नेचर को अलग तरीके से दिखाया है। बहुत लोगों ने, जैसे अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो उन्होंने नेचर के सिर्फ पॉजिटिव जो उनका पॉजिटिव साइड था उसको उन्होंने दिखाया, लेकिन शैली ने उनके दोनों पक्ष को दिखाया, तो उनका ये अलग हो गया। इमोशन, उनका पॉलिटिकल आइडिया, सारा चीज उनका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहा है। जिस तरीके से आज हम लोगों ने शैली के इंपॉर्टेंट जो वर्क है, उनकी बायोग्राफी है, किसकी जॉनरा में लिखा है, कौन सा जॉनरा में कौन सा वर्क इनका अनकम्प्लीट है, वो सब सारी चीजें हम लोगों ने देखा। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। जितना Thank कुछ you, हम लोगों ने शैली के विषय में पढ़ा, फ्रांसी मैडम ने पढ़ाया, एक जो है हमारा शैली को लेकर के जो एक जनरल स्टडी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ में हम लोग जो है कुछ इनके जो मैग्नम ओपस वर्क है उनकी डेप्थ में जाएंगे, और साथ ही में इनकी फेमस स्पीचेस, कुछ इनके ड्रामा, एसेंसी, उनके भी हम डेप्थ में जाएंगे। उनको हम सेपरेटली जो है कवर करेंगे। हर वर्क को उनकी उसकी इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखा जाएगा। जितना नोट्स में चीजें कवर करी गई, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें हर एस्पिरेंट को पता ही होनी चाहिए, और इसके बाद जो जितनी चीजें और एक्स्ट्रा कर लेते हो वो आपको एक प्रो लेवल पर ले जाएंगी। हम उन चीजों को भी कवर करेंगे। साथ में अभी जब लाइंस हम देखेंगे तो उसके साथ में हम और चीजों के कुछ फैक्ट्स भी देखते चलेंगे। अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है वो है अरिस्टोटल का पोएटिक्स, जिसको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय। कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है हम लोगों ने चर्चा करी है, और कई चीजें जो है यहाँ से और भी निकल करके आएंगी, अभी आप देखेंगे। ये जो वर्क पढ़ रहे हैं ये जीआईसी में प्रेस्क्राइब्ड क्रिटिक है, इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरीज हैं, जो इनकी जो है डेफिनेशंस हैं, जो पॉइंट्स इन्होंने बताए,
वो हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हो वहां के लिए वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने इनके पोएटिक्स जो है इनके चैप्टर वाइज चीजों को देख लिया था, किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज इन्होंने डिपिक्ट करी है। अब हम आज देखेंगे जो इनकी थ्योरीज हैं उसमें जो है जनरली इन्होंने ट्रेजेडी पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है। तो ट्रेजेडी की डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है हम देखेंगे। अगर हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ट्रेजेडी में जो है तो सबसे पहले आता है वो आता है इमिटेशन ऑफ एक्शन, जिसे हम मिमेसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। मिमेसिस, एक्शन ऑफ नोबल आर हीरोइक फिगर हु आर सुपीरियर टू द एवरेज पर्सन। यहाँ पर जो हीरो होता है उसको उसका जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए जाते हैं तो कोई समाज का या सुपर नेचुरल हो या रिलीजियस हो या कॉस्मिक हो, ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है जो एवरेज पर्सन से एक्स्ट्रा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हों। एक्शन आर डिपिक्टेड इन अ वे दैट एलिवेटेड एंड मॉरल एंड इमोशनल स्टेचर ऑफ द कैरेक्टर्स। इनका जो एक्शन है वो काफी बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाते हैं, एलिवेटेड होते हैं और मॉरल इमोशनल चीजें जो है यहाँ पर करेक्टर की दिखाई जाती हैं। एक जो इनका अलग से ट्रेजेडी में जो मेजर रहा है वो रहा है प्लॉट, जिसको जो है मिथास के नाम से जानते हैं। इसे जो है अरिस्टोटल ने प्ले का सोल बताया है। क्वेश्चन बना है, ये प्रीवियस पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि ट्रेजेडी का सोल या प्ले का सोल किसे अरिस्टोटल ने बताया है। प्लॉट को जो है उन्होंने सोल ऑफ द प्ले बताया है, सोल ऑफ द ट्रेजेडी भी कहते हैं। A well constructed plot followed a logical sequence of event where one action lead to another। जैसे इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एवरी ट्रेजेडी मस्ट है बिगिनिंग, क्या होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए एंड एंड, व्हिच अरिस्टोटल रिफर्स टू एज यूनिटी ऑफ प्लॉट। इनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिगिनिंग कुछ और हो रही, मिडिल कुछ और जा रहा है, एंड किसी और चीज पे हो रहा, ये गलत है। These parts must be causally linked to form of coherent narrative। इनका जो है एक दूसरे से संबंध होना आवश्यक है। Tragedy should involve a complex plot which includes reversal of fortune। प्लॉट बिल्कुल सिंपल नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, तभी तो जो यहाँ पर जो है पेरिपेचिया आएगा, तभी तो यहाँ पर एग्नोरिसिस देखने को मिलेगा। सारा को सिंपल सिंपल बताते चलेंगे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों में हुई खूब मनमानी और खत्म हुई कहानी। अगर इतना ही लिख देंगे प्लॉट हो जाएगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो प्लॉट में कॉम्प्लेक्शंस भी आना चाहिए, रिवील चीजें होनी चाहिए, एक मिस्ट्री चीज दिखनी चाहिए ऑडियंस को, जो है रिकॉग्निशन बाद में पता चले, अच्छा मेरे पिताजी तो बहुत अमीर थे, हम तो यहाँ गरीब की जिंदगी जी रहे हैं, कैरेक्टर को बाद में पता चलता है और वो अमीर हो जाता है। इस तरह की चीजें जो है एग्नोरिसिस जिसका नाम इन्होंने दिया है ये होनी चाहिए। वेयर अ कैरेक्टर मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज नॉट रिकमेंडेड। जो सब प्लॉट है इसको बताया ट्रेजेडी में नहीं होना चाहिए, जबकि विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें आपको सब प्लॉट खूब मिलेगा। एक मेन प्लॉट चल रहा है और दूसरा सब प्लॉट चल रहा है। उधर जो है किंग लियर का उनकी बेटियों का प्लॉट चल रहा है और उधर ग्लासेस्टर का और बास्टर सन का एडमंड का प्लॉट चल रहा है। उधर जो है आप कॉमेडी में अगर देखिए तो वायला का और ओरिसिनो का अलग प्लॉट चल रहा है और उसका सेबेस्टियन का अलग प्लॉट चल रहा है। तो कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो, दोनों में विलियम शेक्सपियर ने सब प्लॉट जो है भर भर के जो है दिए हैं, जबकि अरिस्टोटल ने इस चीज का जो है खंडन किया है, इस चीज को जो है गलत बताया है। कहा भाई एक चीज दिखा रहे हो, अगर तुम मैकबेथ की ही स्टोरी दिखा रहे हो तो फिर मैकबेथ ही दिखाओ, क्या जरूरी है उसमें जो है
बैंकों के परिवार को भी बीच में डिपिक्ट कर दिया, उसको भी मर्डर सर्डर करा करके मामला गलत किया, सिर्फ एक ही दिखाना चाहिए था। तो सब प्लॉट जो है नहीं रिकमेंड करते हैं, एज दे कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिटी एंड फोकस्ड ऑन द सेंट्रल एक्शन। ये मानते हैं कि जो सेंट्रल थीम है उससे ऑडियंस का डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए सब प्लॉट को ये रिकमेंड नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये भी बना है कि सब प्लॉट इज रिकमेंडेड बाय अरिस्टोटल, यस और नो, तो ये इसके पक्ष में नहीं थे। तीसरा जो पॉइंट इनका महत्वपूर्ण आता है वो है कैथारसिस। वो भी जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है इवोक इमोशंस एंड पिटी एंड फियर, इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। इसका प्राइमरी गोल ही कैथारसिस होता है कि अगर सोल का परगेशन नहीं होता, प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, तो फिर वो ट्रेजेडी किसी काम की है नहीं। पिक्चर देखे वो थोड़ा आंसू आंसू निकलना अगर चालू हो जाए कि यार कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, समझ देते हैं लोग बहुत बढ़िया पिक्चर है भाई साहब, ये तो जो है घर द्वार थी, ये तो भाई बहन का प्यार था, प्यार झुकता नहीं। ऐसी सी पिक्चरें जो है मिडल में बनती थी कि लोग देख करके जो है बड़ा ही इमोशनल हो जाते थे। तो ऐसा अरिस्टोटल का मानना है कि जब तक के जो है ऑडियंस इमोशनल ना हो, पिटी एंड फियर नहीं आए, तो फिर ट्रेजेडी का आपके मतलब ही नहीं है। ट्रेजेडी का जो है राजा साहब ने गलत किया है और मारे जा रहे हैं और पब्लिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको लगना चाहिए कि हाँ इसने गलत किया इसलिए मारा जा रहा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। का इमोशनल परगेशन प्रोवाइड्स रिलीफ टू द ऑडियंस, और परगेशन भी होना चाहिए। अरिस्टोटल्स जो थ्योरी है, थ्रू द विटनेस ऑफ द प्रोटोगनिस्ट डाउनफॉल एंड ऑडियंस फील दीज इमोशनल इंटेंसली एंड द अल्टीमेटली एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ इमोशन क्लियरिंग। जैसे कोई किसी पिक्चर में जो है हीरो बड़ा गरीब हो जाता है, उसको उसमें कोई डिजास्टर आ जाता है, या कोई अमीर वहां पर कोई जमींदार है उसको जो है मारता पीटता है, किसान है उसकी जमीन उमीन छीन लेता है, उसका मर्डर कर देता है, बेइज्जत करता है, सब कुछ होता है। तो जो जनता होती है जो देख रही है प्ले, उसका उस हीरो के प्रति जो है काफी भावनात्मक लगाव हो जाता है। अरिस्टोटल कहते हैं ऐसा होना चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो फिर प्ले वो अच्छा नहीं है, इमोशनली अटैच होना चाहिए। ट्रेजेडी के जो है 6 एलिमेंट बताए हैं, ये 6 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे गए हैं। ये सौभाग्य मानिए कि आप जीआईसी के चक्कर में सारी चीजें पढ़े ले रहे हैं, वरना टीजीटी में तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, जीआईसी के साथ साथ में पढ़े ले रहे हैं। प्लॉट, पहला है प्लॉट जिसे कहते हैं मिथास, दूसरा है करेक्टर जिसे कहते हैं इथास, तीसरा है थॉट जिसे डायनोइया, और चौथा नंबर का है डिक्शन जिसे कहते हैं लैक्सिस। पांचवा है सॉन्ग जिसे कहते हैं मेलॉस, मेलोडीज, ओल्ड मेलोडीज प्रोग्राम आते थे जो भी विद्यार्थी पहले सुने हो। स्पेक्टेकल्स ऑप्सिस, ये जो है जो 6 टाइप हैं, इसको जो है माना है कि ट्रेजेडी में इतनी चीजें होनी चाहिए। प्लॉट एक मेन अरेंजमेंट इंसिडेंट्स का होता है, उसे प्लॉट कहते हैं। जो करेक्टर हैं, तो जो हम पर्सनैलिटीज डिपिक्ट करना चाहते हैं, जो मैसेज हम देना चाहते हैं, वो मैसेज या वो एक्शन जो है करेक्टर के थ्रू आता है। और जो थीम है, जो आर्गुमेंट एक्सप्रेस होते हैं, उसी थीम को जो है हम डायनोइया कहते हैं। नहीं है तब तक के कोई प्लॉट ही नहीं डिपिक्ट कर सकते, पहले थीम सेट करते, थीम के बाद जो है उस पर हम मेजर प्लॉट बनाते हैं। डायलॉग्स वगैरह सब इसी थीम के अकॉर्डिंग, थॉट के अकॉर्डिंग, सॉरी थॉट के अकॉर्डिंग आते हैं, थॉट को ही डायनोइया कहते हैं। और जो डिक्शन है लैक्सिस कहते हैं। लैंग्वेज का जो चॉइस होता है कि हम क्या शब्दावली इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं पर जैसे उनको देखेंगे मिल्टन को, तो उन्होंने अपने वर्क में लैटिन इस्तेमाल कर दिया है। आज की डेट में भी अगर इंडियन मूवीज देखिए या गाने देखिए, तो उनमें जो है दूसरी भाषा करके मुकुंद रंजिश, जी हाल मस्ती मुकुंद रंजिश, अब क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। अब कुछ कुड़ुम कर के कुछ गाने आते रहते, कुछ जान ही नहीं पाता आदमी आखिर किस भाषा के शब्द हैं। लेकिन ये जो है उसके ऑर्नामेंटल बनाने के लिए जो है
इस तरह के लैंग्वेजेस का जो है यूज किया जाता है। इसे डिक्शन कहते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में लेक्सिस कहते हैं। तो 4 चीजें यहाँ पर देखी हमने, मिथास प्लॉट हो गया, इथास कैरेक्टर हो गया, टाइनोइया थॉट हो गया जिसे हम थीम के रूप में जानते हैं, और लेक्सिस जो डिक्शन होता है उसे हम लेक्सिस कहते हैं। सॉन्ग जो है, सॉन्ग ये उन्हीं की देन है, मतलब अरिस्टोटल की ही देन है। कहते भैया ट्रेजेडी वेजेडी है तो उसमें सॉन्ग डाल दो, सॉन्ग डाल दोगे, म्यूजिकल एलिमेंट्स होते हैं। जनरली कहते हैं कि कोरल वर्ड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति गाए अकेला खंभा पकड़ करके, पुराने सॉन्ग जैसे देखिए। ये कहते हैं कि कई लोग मिल करके गाएं और उनका जो है कुछ डिपिक्टेशन भी होना चाहिए, इमोशनल चीजें होनी चाहिए, थीमेटिक डेप्थ होनी चाहिए, वो बताएं प्लॉट में क्या चीज होने वाला है, ऐसा कोई गीत होना चाहिए ट्रेजेडी में। ऑप्सिस, द विजुअल एस्पेक्ट्स परफॉर्मिंग कंसीडर द लीस्ट आर्टिस्टिक बिकॉज रिलाइज मोर स्टेजिंग देन पोएटिक स्किल। कहते जो चीज जो है लिखी गई है ट्रेजेडी, तो वो चीज दिखनी चाहिए। अगर आप मैकबेथ पढ़ रहे हो तो फिर मैकबेथ कैसे डंकन से की हत्या करता है और कैसे मैकडफ मैकबेथ को मारता है, तो ये सब लिखा ही नहीं होना चाहिए, ये होता हुआ दिखना चाहिए स्टेज पर। तो इसे ही इन्होंने ऑप्सिस बताया है। एमंग दीज, इनमें सब में जो प्लॉट है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लॉट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर प्लॉट को जो है इन्होंने सोल ऑफ द ट्रेजेडी भी बताया है। इन 6 एलिमेंट में आपका प्लॉट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रेजिक हीरो क्या होता है? हमार्सिया टू इर आर मिसमार्क, क्वेश्चन यहाँ से बना है। आपने अगर प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस पेपर किया है तो वहां आपने देखा होगा टू इर आर मिसमार्क, ऑप्शन में ये देखने को मिला होगा। ट्रेजिक फ्लॉ के रूप में इसे हम जानते हैं। द हीरोज फ्लॉ आर मिस्टेक दैट लीड्स आर देयर डाउनफॉल, हीरो की वो एक्टिविटीज जो उसको उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। जैसे मैकबेथ का ओवर एम्बिशन उसको उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, उसका जो है बैंकों का और डंकन का जो है हत्या करना, ये उसके जो है डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। तो ये हमार्सिया हो गया। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, पेरिपेचिया, द हीरो सिचुएशंस टर्न ड्रामेटिक फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डिजास्टर, समृद्ध है डिजास्टर की तरफ चला गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनफॉल जो होता है वो कैरेक्टर के खुद के एक्टिविटी से ना होकर नेचुरली हो जाता है, नेचुरल कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया जिससे उसका डाउनफॉल हो गया। रिकॉग्निशन, जिसे हम एनाग्रोसिस भी कहते हैं, एक ऐसे मूवमेंट है व्हेन हीरो रियलाइज द क्रूशियल ट्रूथ ऑफन अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी सिचुएशन। इन्होंने ट्रेजेडी में बताया है, लेकिन ये टर्म जो है विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडी में भी बहुत यूज किया है। जैसे बाद में जो है कॉमेडिया फेरर में और ट्वेल्थ नाइट में, इसमें रियलाइजेशन बाद में होता है कि आखिर हम है क्या, ऑडियंस को भी बाद में पता चलता है कि आखिर ये नहीं ये था। जैसे कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सोफोकल्स का जो ऑडिपस है उसमें हमार्सिया जो हुब्रिस एंड इग्नोरिसिस देखने को मिलता है, और पेरिपेशिया भी वहां पर जो है देखने को मिलता है। वो बाद में जान पाता है कि हमने अपने पिता को मार करके अपनी हम माता से शादी की और बच्चे भी हुए हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये ट्रेजेडी की है, लेकिन यही चीजें जो है जो कॉमेडी में आती हैं तो प्रॉस्पेरिटी लेके आती हैं, और ट्रेजेडी में जब आती हैं तो ये डिजास्टर लेकर के आती हैं। ये क्या हम बात कर रहे हैं? रिकॉग्निशन, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और हमार्सिया की। ये यहाँ तक के जो है हम लोग पढ़ेंगे आज। कल के सेशन में देखेंगे हम लोग 3 यूनिटीज। 3 यूनिटीज से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जाओ बनता है, कौन सी यूनिटी है कौन सी यूनिटी नहीं है, और इसके पीछे अरिस्टोटल का लॉजिक क्या था, क्यों इन्होंने किसी प्ले में जो है 3 यूनिटीज को कंपलसरी बताया है। यकीन मानिए लगातार बने रहिए, अभी टीजीटी की कोई डेट कंफर्म नहीं हो पाई है, तब तक के हमारे पास समय है कि हम डिगिंग स्टडी कर लें, ऐसे तह पे जा करके चीजों को जो है हम देख लें जहां से जो है हमें कॉन्फिडेंट हो जाए कि क्वेश्चन अगर आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने की बात छोड़ दो, गलती होने के चांसेस भी हम
नहीं आने देंगे। तो हमारा जो है जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, ईएलटी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हम पढ़ रहे हैं। का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे हम कल एज यूजुअल। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।